नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनने के बाद अब शिवसेना हथियाने में जुटे एकनाथ शिंदे शिवसेना के 12 बागी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मिले। शिवसेना पर ठोका अपना दावा। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक। सभी 9 एफआईआर को क्लब करने की याचिका पर भी हुई सुनवाई। बिहार में 15,000 को आतंकी ट्रेनिंग के साथ 12 जिलों में पीएफआई ने बना रखे हैं टेरर सेंटर। मिशन 2047 में जुटे अतहर अरमान ने उगले कई राज। महंगाई पर विपक्ष ने किया हल्ला बोल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन, तो वहीं विपक्ष की मार्गरेट अल्वा ने भरा उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट करना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का कारण बताया। मंदिरों में तोड़फोड़, घरों को जलाया। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत उद्धव ठाकरे से करते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए आज का दिन सबसे भारी दिनों में से एक होगा। सत्ता छीनने के बाद अब शिवसेना को छीनने की तैयारी शिंदे साहब ने कर ली है। नई दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब शिवसेना पर दावा ठोक दिया है और 12 बागी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और दावा किया कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसद उनके साथ हैं। सांसदों की परेड भी स्पीकर के सामने करवाई। ये काम करने से पहले एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। डॉक्टर साहब, क्या उद्धव के हाथ से शिवसेना की कमान खिसक गई है? बिल्कुल खिसक गई है, क्योंकि अब इसमें कोई डाउट ही नहीं बचा है कि जब आपके पास सांसद ना हो, आपके पास विधायक ना हो, तो फिर पार्टी आपके पास कैसे रह सकती है? सिर्फ इसलिए कि आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आपका अधिकार हो गया। बाला साहब के प्रॉपर्टी के ऊपर आपका अधिकार हो सकता है, पार्टी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। पार्टी का तो अधिकार उसी का होगा जो पार्टी के नेताओं का नेता होगा। जिसे सांसद, जिसे विधायक अपना नेता मानेंगे, वही पार्टी का प्रमुख कहलाएगा। और इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने चारों खाने चित कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि सिंबल के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भी एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं। मतलब ये कि उद्धव ठाकरे न सिर्फ उनकी सरकार गई, उनकी कुर्सी गई, बल्कि अब हाथ से उनकी पार्टी भी निकल गई है। और इसलिए लगातार संजय राउत जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे हैं, अभी लेटेस्ट उद्धव ठाकरे ने कहा कि जितने भी तीर हमारे कमान से निकाल लो, लेकिन धनुष तो हमारे पास ही है। अब ये सब डायलॉग का समय खत्म हो गया। ही मस्ट स्मेल द कॉफी। हकीकत से रूबरू होने का वक्त आ गया है। और हकीकत यही है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। जी डॉक्टर साहब, उद्धव की शिवसेना अब शिंदे की शिवसेना कहलाएगी, लेकिन नुपुर शर्मा को जान से मारने वाली सेना को भी सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका और नुपुर को राहत दी है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सारी याचिकाओं को क्लब करने के फैसले पर कहा कि अभी केवल एक एफआईआर जो दिल्ली में दर्ज हुई है, केवल उस पर कार्रवाई हो, बाकी सभी एफआईआर पर रोक लगाई जाए। डॉक्टर साहब, नुपुर शर्मा को राहत मिल गई, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, बहुत बड़ा आज फैसला हुआ है 2 बातों को लेकर। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज फैसला करने वाले जजेस थे, ये वही जजेस हैं जिन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बता दिया था कन्हैयालाल की मौत के लिए। पिछली सुनवाई में इसी कोर्ट ने यह कहा था कि जाके माफी मांगो, कोई राहत नहीं मिली थी। और उसके बाद पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक जन भावना बन के तैयार हुई। हालांकि जज साहब तो ये कहेंगे कि भाई जन भावना जो कोर्ट के बाहर क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन हकीकत तो यही है कि नुपुर शर्मा
अपने संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और एक बार किया है, उसके लिए 10 जगह तो एफआईआर नहीं हो सकता, 10 जगह केसेस नहीं चल सकते, 10 जगह उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। ये तो हिंदुस्तान के पूरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ मसला था। लेकिन फिर भी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि जिससे जिहादियों का मन बढ़ गया। पीएफआई को डिफेंड करने वाले सारे लोग के लिए भाई पहले आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। ऐसा ना हुआ कि कोई मर्डर करने वाला, चाहे वो अमरावती में जिसने किया या फिर देश के अलग अलग जगहों पे इंक्लूडिंग कन्हैया लाल की मौत, नुपुर शर्मा के बयान को निर्मम हत्या से उसको बराबर रूप में देखने की कोशिश की जाने लगी ये लेफ्ट लिबरल कबाल के द्वारा। और हर बार इस दलील को दिया जाता था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि सिर्फ एक जगह सुनवाई हो, बाकी सब जगह नोटिस देकर के 10 अगस्त तक सारी कार्रवाई पे रोक लगाने की जो बात कही, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी जीत नुपुर शर्मा की हुई है। और वो तमाम लोग जो नुपुर शर्मा को के सर को तन से जुदा करना चाहते हैं, उनकी आज करारी हार हुई। जी डॉक्टर साहब, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत है, लेकिन पीएफआई की रडार पर नुपुर शर्मा है। बिहार में आतंक मचाने की साजिश थी, जिसके लिए राज्य के 15,000 से अधिक युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये खुलासा देश विरोधी मुहिम चलाने के मामले में गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक ने की है। पूछताछ में इन्होंने पीएफआई से जुड़े कई खुलासे किए। इस ट्रेनिंग के लिए राज्य के 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए। पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाया गया। अतहर परवेज के मोबाइल फोन से नुपुर शर्मा का फोन नंबर और उनका पता मिला है। ये जानकारी एनआईए, आईबी और पटना पुलिस की छानबीन में सामने आई। डॉक्टर साहब, पीएफआई और नुपुर शर्मा का क्या कनेक्शन है और बिहार में क्या होने वाला था? देखिए, नुपुर शर्मा बस एक बहाना है। ये जिहाद, ये गजवा हिंद, ये आईएसआईएस की मानसिकता, ये तालिबानी मानसिकता हिंदुस्तान के अंदर है। ये सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। सिर्फ बिहार में जैसा कि ये खुलासा हुआ है आतंकियों के द्वारा कि उन्होंने 15,000 लोगों की एक आर्मी बना ली है, तो समझिए कितना चिंताजनक स्थिति आ गई है। सरकार को अब कोई उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। इसे बहुत ही कठोरतापूर्वक इसे कुचलना पड़ेगा। ये जिहाद, ये धर्म के नाम पे उन्माद, ये कट्टरता हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। यह खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। और ये केंद्र सरकार को तय करना होगा, राज्य सरकारों को तय करना होगा कि उनके पास इस जिहाद से लड़ने की हिम्मत है या नहीं है। पीएफआई ने सिर्फ एक राज्य में 15,000 आर्म्ड कैडर तैयार कर लिए। देश भर में क्या स्थिति होगी। और इसलिए ये प्लान जो उनका जो चल रहा है कि 2047 तक वो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़ने लायक आर्मी वो खड़ा कर लेंगे। अगर उनको 10% मुसलमान उनका समर्थन करते हैं, मतलब 3-3.5 करोड़ लोगों की फौज वो खड़ा करना चाहता है 2047 तक। ये उसके दस्तावेज बता रहे हैं। इसे रोका नहीं गया तो देश में अनर्थ हो जाएगा। और पीएफआई के लिए ये हिजाब, ये सीए, ये नुपुर शर्मा, ये बस बहाना है। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 2047 तक हिंदुस्तान को हिंदू मुक्त कर देना है, यहाँ पे इस्लामिक शासन लगाना है। और ये सब कुछ जानते हुए जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेता वोट के चक्कर में पीएफआई को डिफेंड कर रहे हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस नाग को यहीं पे इसके फन को कुचलने की आवश्यकता है, नहीं तो हिंदुस्तान एक गृह युद्ध की
सिचुएशन में फंस जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पीएफआई का मकसद तो साफ हो गया है कि उसे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, लेकिन विपक्ष का मकसद क्या है ये किसी को समझ नहीं आता है। अब विपक्षी दल महंगाई पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे। तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपना नामांकन भरा, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता शामिल रहे। डॉक्टर साहब, एक तरफ महंगाई का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा जा रहा है, क्या है? देखिए, विरोध इन्होंने किया, ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन ये विरोध पहले भी कर सकते हो। जीएसटी में जो भी फैसला होता है कि किन चीज़ों को के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, इसमें राज्य सरकारें भी होती है। भाई आप ये बताएं, ये फैसला तो उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र में सरकार थी किनकी? कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी की। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की। भाई पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। हर जगह भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। तो ये जो विरोध अभी कर रहे हो आप, जीएसटी के मीटिंग में जहां ये तय हुआ किन खाने पीने की चीज़ों को, दूध दही बाकी सारी चीज़ों की कीमत जो है उसमें 5% टैक्स लगाया जाएगा, वहां आपने विरोध क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल। मतलब जहां फैसला हो रहा है वहां तो आप इस चक्कर में रहते हो कि अच्छा इतने पैसे आ जाएंगे, हमारी सरकार को सहूलियत होगी, और जब फैसला हो जाता है तो प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हो, महंगाई बचाओ, महंगाई बचाओ, महंगाई रोको। यही दोगली नीति की वजह से विपक्ष आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि इनको गधे को भी अपना बाप कहना पड़ता है। राहुल गांधी चेहरा चमका रहे थे मार्गरेट अल्वा के बगल में। ये वही मार्गरेट अल्वा है जिन्होंने गांधी परिवार के ऊपर अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर डील में ये आरोप लगाया था कि मैकेल के साथ सोनिया गांधी के रिश्ते हैं। अभी साथ में जाकर के ये लोग उनका नॉमिनेशन कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, 2016 में इंटरव्यू है मार्गरेट अल्वा का कि जिस हिसाब से उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि किस तरीके से गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और राहुल गांधी बेबस होकर के वहां बगल में खड़ा होकर वो उनके नॉमिनेशन को करवा रहा है। तो यही विरोधाभास कि चूंकि विपक्ष के पास कोई वैचारिक दृष्टि नहीं है, विपक्ष में एक से एक भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, तो ये विरोधाभास की वजह से इनको मुंह की खानी पड़ती है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ताजा मामला नरेल जिले का है, जहां भीड़ ने हिंदुओं के कई घरों पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की। इसके पीछे की वजह पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करना बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, कोई एक्शन होगा या कब तक सिर्फ और सिर्फ पैगंबर के रोने को रोया जाएगा? देखिए, ये बेकार की बातें हैं, ये जहां भी होगा वो होगा। जहां कहीं भी ईश निंदा होगी पैगंबर साहब के खिलाफ, अगर कोई भी आदमी कोई कुछ बोलेगा तो ये रिएक्शन होगा। पॉइंट ये है कि सरकार क्या कर रही है। इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ अगर आप कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, एक एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी आपने सुनी? भाई सारे लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसी राज्य में ये नारा लगाने वाले सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, किसी की गिरफ्तारी हुई है? ये जो जुमे की नमाज के बाद जो मस्जिद से निकल करके तमाम ये तमाशा कर रहे थे जो लोग, उनकी पकड़ धकड़ हुई है? नहीं हुई है। क्यों? पॉलिटिकल विल नहीं है। बांग्लादेश में सिर्फ एक फेसबुक की वजह से, वो भी एक व्यक्ति ने लिखा जी, और पूरी बस्ती जला दी गई। यह है इस्लामिक इंसाफ, यह है जिहादियों की करतूत। कहां हैं ये लोग जो कहते बड़ा पीसफुल रिलीजन है इस्लाम? कोई बोलेगा? अगर बांग्लादेश के अंदर में कुछ होता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, क्या यह दायित्व नहीं बनता ये मदनी का, ये ओवैसी का, ये तमाम ये जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाते रहते हैं,
उन लोगों का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो बांग्लादेश के इंसिडेंट का वो भर्त्सना करें, कंडेम करें? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह नहीं करेंगे तो ये देश में तो बकवास जो चलता रहता है, गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, तो ये तो बेकार की चीजें हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो पाप गांधी नेहरू पीरियड में हुआ है उसको भुगत रहा है आज का हिंदू समाज। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।